नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज की कहानियां शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर। पुणे शहर के हड़पसर इलाके में फुरसुंगी नाम की एक शांत बस्ती में सतीश वाघ का परिवार रहता था, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य और खुशहाल लगता था। ये साल 2024 था और सतीश वाघ एक सफल रियल एस्टेट बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे, जिनके पास ब्लूबेरी नाम का एक प्रसिद्ध होटल था और साथ ही कई बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो उन्हें शहर में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करते थे। इसके अलावा सतीश वाघ विधान परिषद के सदस्य भी थे और भाजपा विधायक योगेश तिलेकर के मामा होने के कारण राजनीतिक दुनिया में भी उनकी अच्छी पहचान थी। उनके परिवार में 48 साल की पत्नी मोहिनी थी, जो घर संभालती थी, और 2 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा था जो घटना के समय घर पर ही मौजूद था। बाहर से देखने पर यह परिवार एकदम सुखी लगता था, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी, जो प्यार की आड़ में छिपी वासना, विश्वासघात और नफरत से भरी हुई थी, जो धीरे धीरे सब कुछ तबाह करने वाली थी। मोहिनी की आंखों में अब सतीश के लिए सिर्फ गहरी नफरत थी, लेकिन कभी वहां प्यार भी था, या शायद सिर्फ शारीरिक आकर्षण का वो जाल जो अब जहर बन चुका था और परिवार की नींव को खोखला कर रहा था। 9 दिसंबर 2024 की वो सुबह करीब 6 बजे की थी, जब सतीश वाघ अपनी रोजाना की मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जो उनकी सेहत बनाए रखने की पुरानी आदत थी। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी और वे अपने विचारों में खोए हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होने वाली थी। जैसे ही वे अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, एक शेवरले गाड़ी अचानक तेजी से आकर उनके सामने रुक जाती है और उसमें से 4 लोग बाहर निकलते हैं। पवन शर्मा, विकास शिंदे, आतिश जाधव और नवनाथ गुरले, जो हथियार लहराते हुए सतीश को घेर लेते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना गोली मार देंगे और यहां ही खत्म कर देंगे, एक ने कड़क आवाज में कहा, जबकि बाकी लोग सतीश के हाथ पैर पकड़कर उन्हें जबरन गाड़ी में ठूंसने लगे। सतीश स्तब्ध रह जाते हैं। वे विरोध करने की कोशिश करते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उन्हें मौका ही नहीं मिलता और आसपास के कुछ लोग जो ये दृश्य देख रहे थे, वे डर के मारे आगे नहीं बढ़ते, बस चुपचाप देखते रहते हैं। गाड़ी तेजी से सुनसान इलाके की ओर भागती है और सतीश की दुनिया अंधेरी हो जाती है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ मिनट बाद एक पड़ोसी जो घटना का चश्मदीद गवाह था, वो दौड़कर सतीश के घर पहुंचता है और मोहिनी को पूरी घटना बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ अजनबी लोग सतीश को घसीटते हुए गाड़ी में डाल रहे थे और उन्हें जबरन अपने साथ ले जा रहे थे। मोहिनी का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो सदमे में आ जाती है, लेकिन अंदर से शायद वो एक तरह की राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि साजिश का ये हिस्सा सफल हो चुका था। परिवार के बाकी सदस्य भी सख्ते में आ जाते हैं। घर में अफरातफरी मच जाती है और हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब इतनी अचानक कैसे हो गया। सतीश का बेटा, जो पूरी घटना से बुरी तरह घबराया हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे, वो तुरंत हड़पसर पुलिस थाने पहुंचता है और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जहां वह पुलिस अधिकारियों को विस्तार से बताता है कि कैसे कुछ अजनबी लोग उसके पिता को जबरन घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए थे। पुलिस इसे तुरंत गंभीरता से लेती है, क्योंकि सतीश कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक प्रभावशाली बिजनेसमैन और राजनीतिक शख्सियत थे। इसलिए ये हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और पुलिस हर संभव तरीके से जांच शुरू कर देती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और 4 अलग अलग टीमों का गठन करती है। एक टीम को घटनास्थल पर भेजा जाता है ताकि वहां के सुराग जैसे टायर के निशान, पैरों के छाप या कोई गिरा हुआ सामान इकट्ठा किया जा सके, जबकि अन्य टीमें सीसीटीवी फुटेज की जांच करती हैं और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर अपहरणकर्ताओं की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है।
लेकिन एक पूरा दिन बीत जाता है। पुलिस की टीमें लगातार काम करती रहती हैं, इलाके में पूछताछ करती है, लेकिन सतीश का कोई सुराग नहीं मिलता और उनके हाथ अभी भी खाली रहते हैं, जिससे परिवार की चिंता और पुलिस का दबाव दोनों बढ़ते जाते हैं। अगले दिन अचानक एक सूचना मिलती है कि सतीश का शव पुणे के सिम्भ घाट, जिसे शिंदवाने घाट भी कहा जाता है, में पड़ा हुआ है, जहां जंगली इलाका होने के कारण शव छिपाना आसान था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है, शव का विस्तृत पंचनामा करती है, जहां वे हर छोटी बड़ी चीज नोट करती है और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही क्रूरता की पूरी कहानी सामने आ जाती है। सतीश के शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे, जैसे उन्हें बुरी तरह पीटा गया हो, और कुल 72 बार चाकू से वार किए गए थे, जो पेट, छाती, गर्दन और अन्य हिस्सों पर किए गए थे। हर वार इतना गहरा कि खून से पूरा शरीर लथपथ था। यह कोई साधारण हत्या नहीं लगती थी, बल्कि ये क्रूरता गहरी दुश्मनी या बदले की आग को दर्शाती थी, जहां हत्यारे हर वार में अपना सालों पुराना गुस्सा निकाल रहे थे, जैसे कि वे सतीश को सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें पीड़ा देकर खत्म करना चाहते थे। पुलिस अब परिवार से गहन पूछताछ करती है, जहां हर सदस्य से अलग अलग सवाल किए जाते हैं। और इसी दौरान एक पुराना विवाद सामने आता है कि पिछले साल सतीश ने किसी व्यक्ति को 35 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो व्यक्ति पैसे लौटाने में लगातार टालमटोल कर रहा था और सतीश ने कई बार पैसे वापस मांगने की कोशिश की थी। पुलिस इस एंगल से जांच शुरू करती है, उधार देने वाले व्यक्ति से पूछताछ करती है, उसके रिकॉर्ड्स चेक करती है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस सुराग नहीं मिलता और मामला और जटिल लगने लगता है। चूंकि केस हाई प्रोफाइल था और इसमें कई संभावित मोड़ थे, इसलिए पुलिस इसे क्राइम ब्रांच को सौंप देती है, जो मामले की गहराई से जांच शुरू करती है। क्राइम ब्रांच की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है, जहां वे घर घर जाकर सवाल पूछते हैं। और तब एक चौंकाने वाला राज खुलता है। मोहिनी और उनके घर के पूर्व किराएदार अक्षय जावलेकर के बीच नाजायज संबंध थे, जो सालों से चल रहे थे। कुछ गवाह ये भी कहते हैं कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था, घर के अंदर ही, जहां वासना की लपटें परिवार की पवित्रता को जला रही थी, और सतीश की अनुपस्थिति में ये सब हो रहा था। ये जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होती है, क्योंकि इससे हत्या का मोटिव साफ हो रहा था और अब जांच की दिशा बदल जाती है। पुलिस मोहिनी के मोबाइल फोन की जांच शुरू करती है, जहां वे फोन के हर मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और डिलीटेड डेटा को रिकवर करते हैं। और वहां कई संदिग्ध मैसेज और कॉल रिकॉर्ड मिलते हैं, जो मोहिनी और अक्षय के रिश्ते को साबित करते हैं। जैसे रात को मिलते हैं, तेरी बाहों में सुकून मिलता है, तेरी गर्माहट के बिना नींद नहीं आती। ऐसे शब्द जो प्यार की बजाय गहरी वासना की गहराई दिखाते हैं और साबित करते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक भी था। मोहिनी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है, जहां वो शुरू में कुछ भी कबूल करने से इनकार करती है, झूठ बोलती है, लेकिन पुलिस दबाव बढ़ाती है, सबूत दिखाती है, जैसे फोन रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान, और आखिरकार मोहिनी टूट जाती है और अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेती है। इसके बाद पुलिस अक्षय और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ में साजिश का पूरा राज खुलता है। एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू होकर विश्वासघात और खून पर खत्म हुई, जहां हर कड़ी सालों पुरानी थी। ये नाजायज रिश्ता 2001 से अपनी जड़ें जमाए हुए था, जब अक्षय जावलेकर के माता पिता वाघ परिवार के घर में एक कमरे में किराए पर रहने के लिए आए थे, और उस समय अक्षय केवल 9 साल का था, जो मोहिनी और सतीश के बेटे की उम्र का था। इसलिए दोनों बच्चे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए थे और साथ खेलते कूदते थे। अक्षय के माता पिता इलाके में वड़ा पाव का छोटा सा व्यवसाय चलाते थे, जबकि वाघ दंपति का ब्लूबेरी होटल बड़ा और सफल था, जो इलाके में मशहूर था। अक्षय बचपन से ही वाघ परिवार के घर में आना जाना करता था, जैसे वो परिवार का ही एक सदस्य हो, लेकिन समय के साथ उसकी नजरें बदल गई
और मोहिनी की तरफ आकर्षण बढ़ता गया। 2013 में जब अक्षय 21 साल का जवान हो चुका था, उसकी मजबूत कदकाठी, आकर्षक चेहरा और युवा ऊर्जा, और मोहिनी 37 साल की थी, अभी भी सुंदर और आकर्षक, लेकिन शादीशुदा जीवन की एक रास्ता से ऊबी हुई। तब दोनों के बीच नाजायज रिश्ता शुरू हो गया, जो चुपके चुपके पनपने लगा। यह रिश्ता शुरू हुआ नजरें मिलाने से, फिर हल्के स्पर्श से। मोहिनी की उंगलियां अक्षय के हाथों पर फिसलती, एक झटके में वासना की चिंगारी भड़कती, और फिर वे घर में अकेले पल चुराते जहां मोहिनी की सांसें तेज होती। अक्षय का युवा शरीर उसे मदहोश करता और वे बिस्तर पर एक दूसरे में खो जाते। मोहिनी की मुलायम त्वचा पर अक्षय के होंठ घूमते, उसकी कराहे कमरे में गूंजती, पसीने से लथपथ शरीर एक दूसरे से चिपके रहते। और ये सब सतीश की अनुपस्थिति में होता, जो मोहिनी को उसकी बोरिंग जिंदगी से मुक्ति देता था, जबकि अक्षय को एक परिपक्व औरत की गर्माहट और अनुभव का मजा मिलता था। ये सिर्फ सेक्स नहीं था, बल्कि एक निषिद्ध आकर्षण जो दोनों को बांधे रखता था, लेकिन ये परिवार की नींव को खोखला कर रहा था। लेकिन एक दिन सतीश ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, बिस्तर पर, जहां मोहिनी की नंगी पीठ पर अक्षय का हाथ था। दोनों की सांसें अभी भी तेज चल रही थी और कमरे में वासना की महक फैली हुई थी। सतीश का दिल अंदर से टूट गया, उनका गुस्सा फूट पड़ा, घर में बड़ा विवाद हुआ। लेकिन बदनामी के डर से सतीश ने पुलिस या बाहर की कोई कार्रवाई नहीं की, बस घरेलू स्तर पर ही मामला सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने अक्षय के माता पिता को बुलाया और साफ साफ कह दिया कि उनका बेटा अब इस घर में नहीं रह सकता, और उन्हें घर खाली करने को कहा। अक्षय का परिवार घर खाली कर पास ही एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, और सतीश को लगा कि दूरी से ये रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मोहिनी बार बार सतीश को सफाई देती कि उसने अक्षय से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, लेकिन सतीश के मन में शक की दीमक लग चुकी थी, जो वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाते थे, और हर समय मोहिनी पर नजर रखते थे। अक्षय ने अपनी पढ़ाई पूरी की, सिविल इंजीनियर की नौकरी शुरू की, कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़ गया, और कुछ समय बाद शादी भी कर ली। लेकिन मोहिनी से उसका रिश्ता नहीं टूटा। वे अब चोरी छिपे मिलते रहे, कभी होटल के पीछे सुनसान जगह पर, कभी किसी और गुप्त स्थान पर, जहां मोहिनी की स्कर्ट ऊपर सरकती, अक्षय का हाथ उसकी जांघों पर फिसलता, उनकी बॉडीज एक रिदम में हिलती, पसीने और वासना की महक हवा में घुलती, और मोहिनी की कराहें अक्षय को और उत्तेजित करती। जब सतीश को फिर से इनके रिश्ते के बारे में पता चला, घर में तूफान आ गया, झगड़े रोज होने लगे। सतीश मोहिनी को मारने पीटने लगा और घर के सारे पैसों का हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया, ताकि मोहिनी के खर्चों पर नजर रख सके और देख सके कि पैसे कहां जा रहे हैं। मोहिनी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगने लगा कि सतीश न सिर्फ उस पर शक कर रहा है, बल्कि उसकी आजादी भी छीन रहा है, उसे हर समय अपमानित कर रहा है, और घर में हर दिन सवाल जवाब और लड़ाई होने लगी। मोहिनी की नफरत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सतीश से छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगी, और इसी चक्कर में वो एक तांत्रिक के पास जाने लगी, जहां उसे यकीन था कि तंत्र मंत्र से वो सतीश को काबू में कर सकती है या फिर हमेशा के लिए हटा सकती है। तांत्रिक ने उसे तरह तरह के उपाय बताए, जैसे गुप्त पूजा पाठ और मंत्र जाप, जिन पर मोहिनी पूरी आस्था से अमल करने लगी। लेकिन जब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने और खतरनाक रास्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जहां उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि सतीश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही अब एकमात्र समाधान है। सतीश अब न सिर्फ मोहिनी पर शक करता था, बल्कि अक्षय को भी गालियां देता और धमकियां देता था। बार बार उसे चेतावनी देता कि अगर उसने मोहिनी से दूर रहने की कोशिश नहीं की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और लगातार मिल रही इन धमकियों और बेइज्जती से अक्षय का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि सतीश उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। मोहिनी ने इसी गुस्से को और हवा दी। उसने अक्षय को समझाना शुरू किया कि अगर सतीश रास्ते से हट जाए तो दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी।
न सिर्फ वे खुलकर साथ रह पाएंगे, बल्कि सतीश की सारी दौलत भी उनके हाथ लग जाएगी। और मोहिनी ने अक्षय के दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठा दी कि अब सतीश का जिंदा रहना उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। धीरे धीरे अक्षय भी इस ख्याल को सही मानने लगा। अब वो भी यही सोचने लगा था कि अगर सतीश नहीं रहेगा तो न मोहिनी पर कोई रोक टोक होगी और न ही उसे रोज की बेइज्जती सहनी पड़ेगी। और पैसे व आजादी का लालच उसे पूरी तरह अंधा बना चुका था। मोहिनी ने अक्षय को पूरी तरह से यकीन दिलाया कि सतीश वाघ को खत्म करना ही अब एकमात्र रास्ता है, और अब दोनों सतीश को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मोहिनी ने अक्षय से कहा कि कोई ऐसे लोग ढूंढो जो सतीश को मार सके, और अक्षय ने अपने कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े साथियों पवन शर्मा, जिसका पूरा नाम श्याम सुंदर शर्मा था, विकास सीताराम शिंदे, आतिश जाधव और नवनाथ अर्जुन गुरसाले को इस साजिश में शामिल कर लिया। उसने उन्हें भरोसे में लेते हुए बताया कि सतीश को खत्म करना जरूरी है और अगर वे इस काम में मदद करेंगे तो बदले में 5 लाख रुपए मिलेंगे। पैसों का लालच सुनते ही सब तैयार हो गए और मोहिनी ने इन किलर्स को एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए ताकि वे जल्दी से काम पूरा करें। और अब दोनों बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब साजिश को अंजाम दिया जा सके। 9 दिसंबर 2024 की सुबह वे शेवरले गाड़ी लेकर सतीश का इंतजार करने लगे। जैसे ही सतीश घर से निकले, तुरंत उन्हें कार में डाल दिया और अपहरण करते हुए एक वाहन में सासवड़ की ओर ले गए। सिर्फ 15 मिनट के भीतर ही आरोपियों ने सतीश की बेहद क्रूरता से हत्या कर दी, जहां उन्होंने 72 बार चाकू से वार किए। हर वार में अपनी नफरत निकाली और फिर उसके शव को सिंधवाने घाट में फेंक दिया ताकि कोई उसे आसानी से पहचान न सके। इस पूरी साजिश ने यह साबित कर दिया कि व्यक्तिगत रंजिश और अनैतिक संबंधों का खामियाजा एक व्यक्ति की जान से चुकाना पड़ा। और ये लोग पेशेवर अपराधी नहीं थे, बल्कि सामान्य जीवन जीने वाले लोग थे। हालांकि अक्षय ने अपने दोस्तों को साथ लेकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस ने ठोस सबूतों के आधार पर मोहिनी वाघ, अक्षय जावलेकर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां फिलहाल वे सलाखों के पीछे हैं और उन पर सख्त धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। ये कहानी बताती है कि कैसे वासना की एक छोटी सी चिंगारी नफरत की बड़ी आग बनकर सब कुछ जला देती है। एक परिवार की खुशियां, एक रिश्ते की पवित्रता और अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर देती है, जहां जड़ें इतनी गहरी थी कि वे सालों तक बढ़ती रहीं और आखिर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में थाना सिकंदरा के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक साधारण सी सुबह अचानक खौफनाक बन गई, जब सुबह के करीब 9 बजे पुलिस को एक फोन आया कि कचना की मर्रिया गांव की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग के किनारे शिवसागर लाल के खेत की मेड़ पर एक युवक की रक्तरंजित लाश पड़ी हुई है और देखने से ही लग रहा है कि उसकी हत्या बड़ी बेरमी से की गई है, जैसे कोई गहरी दुश्मनी निकाली गई हो। थाना प्रभारी मनोज कुमार राय ने इस घटना की सूचना तुरंत एसपी वीर बहादुर सिंह और सीओ संजीव कुमार सिन्हा को दी और खुद सब इंस्पेक्टर रामजी त्रिपाठी, कांस्टेबल धर्मेंद्र और राजाराम को साथ लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए, जहां कचनार की मड़ैया गांव की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग पर निन्होरा गांव के पास शिवसागर लाल के खेत की मेड़ पर एक लगभग 40 साल के आदमी की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन किसी धारदार हथियार से इतनी बेरमी से काटी गई थी कि सिर लगभग अलग हो चुका था और खून की धाराएं चारों ओर फैली हुई थी। लाश के आसपास गांव वालों की भीड़ जमा थी, जो फुसफुसाहटों में इस क्रूर हत्या के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन पुलिस को देखते ही लोग इधर उधर हो गए, जैसे डर से या रहस्य से बचना चाहते हों। लाश के पास ही एक औरत दहाड़े मारकर रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था, और पुलिस के आने पर वो और जोर जोर से रोने लगी, जैसे दर्द की लहरें अब और तेज हो गई हों। थाना प्रभारी मनोज कुमार राय ने उस औरत को सांत्वना देकर चुप कराया, उसे पानी पिलाया और धीरे से पूछताछ शुरू की, जिसमें पता चला कि उसका नाम मिथिलेश कुमारी था और मृतक उसका पति अजय पाल था,
जो कस्बा सिकंदरा के मोहल्ला मोहम्मद नगर का रहने वाला था। एक साधारण बस ड्राइवर जो परिवार का पालन पोषण करता था। मिथिलेश ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे किसी ने अजय के मोबाइल पर फोन करके उसे बाहर बुलाया था और उसके बाद वो घर से निकला तो कभी लौटकर नहीं आया। रात भर मिथिलेश उसका इंतजार करती रही। कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद होने की वजह से बात नहीं हो पाई। और सुबह जब उसे पता चला कि निन्होरा गांव के पास एक लाश पड़ी है, तो वो दौड़कर देखने आई कि कहीं वो उसके पति की तो नहीं, और यहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया। थाना प्रभारी मनोज कुमार राय मिथिलेश से बातचीत कर ही रहे थे कि एसपी वीर बहादुर सिंह और सीओ संजीव कुमार सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के निशानों को देखा और फिर मृतक की पत्नी मिथिलेश कुमारी से दोबारा पूछताछ की, जहां मिथिलेश ने वही बात दोहराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दुख के पीछे कुछ छिपा हो। पुलिस अधिकारी मिथिलेश से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी मृतक अजय का भाई अनिल वहां पहुंचा और भाई की लाश देखकर वो बुरी तरह रोने लगा। उसके कंधे झुक गए और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाद में जब पुलिस ने अनिल से पूछताछ की तो उसने साफ साफ बताया कि उसके भाई अजय की हत्या उसकी पत्नी मिथिलेश ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर की है, क्योंकि मिथिलेश की रंगीन मिजाजी और बाहर के संबंधों से अजय परेशान था। और अनिल ने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया जहां मिथिलेश की वजह से भाइयों में झगड़ा हुआ था। अजय पाल की हत्या के इस मामले को पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर सिंह ने चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि ये इलाके की शांति को भंग करने वाला केस था। इसलिए उन्होंने सीओ संजीव कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक स्पेशल पुलिस टीम गठित की, जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर देगी। इस पुलिस टीम ने 2 बार और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज को जांचा, जैसे खेत की मिट्टी में पैरों के निशान, खून के छींटे और कोई गिरा हुआ सामान, और घटनास्थल से सारे सबूत जुटाकर जांच आगे बढ़ाई। लेकिन घटनास्थल पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले थे, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मृतक की हत्या नशे की हालत में की गई होगी, जहां वो विरोध भी नहीं कर पाया होगा। मृतक की जेबों की तलाशी में कोई भी चीज नहीं मिली थी, न मोबाइल, न पर्स, न कोई कागज। शायद हत्यारों ने जेब से सारी चीजें निकाल ली थी ताकि पहचान मुश्किल हो या सबूत मिट जाएं। पुलिस ने घटनास्थल की सारी कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए माती भेज दिया, जहां रिपोर्ट से हत्या की क्रूरता और साफ हो गई। मृतक के भाई अनिल पाल ने हत्या का आरोप मृतक की पत्नी मिथिलेश और उसके मायके वालों पर लगाया था। इसलिए थाना प्रभारी मनोज कुमार राय ने अनिल पाल की ओर से अजय की हत्या का मुकदमा उसकी पत्नी मिथिलेश, ससुर राजनारायण, सास रानी, सालों ओम प्रकाश, विकास और साडू राजेश पाल के खिलाफ दर्ज कर लिया और जांच तेज कर दी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम ने छापा मारकर मानपुर गांव से मृतक के ससुर राजा नारायण, सास रानी तथा दोनों सालों ओम प्रकाश और विकास को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर सभी से पूछताछ की गई। लेकिन सभी ने अजय की हत्या करने से साफ मना कर दिया और उन्होंने अपने अपने एलिबाई दिए, जो जांच में सही निकले, जिससे पुलिस टीम को लगा कि ये सभी निर्दोष हैं और पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने कोरू गांव के रहने वाले मिथिलेश के बहनोई राजेश पाल को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि अनिल ने उस पर भी शक जताया था। लेकिन पूछताछ में पता चला कि इस हत्या से उसका भी कोई लेना देना नहीं था, इसलिए निर्दोष जानकर पुलिस ने उसे भी छोड़ दिया। इस बीच पुलिस टीम मृतक की पत्नी मिथिलेश से 2 बार पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन पुलिस जब भी उससे पूछताछ करने जाती, वो रोने का ऐसा नाटक करती कि पुलिस असमंजस में पड़ जाती, जैसे वो सच में दुखी हो, और मजबूर होकर पुलिस वापस चली जाती। अखबारों में लगातार छप रहा था कि अजय की हत्या में उसकी पत्नी मिथिलेश का ही हाथ है, और इसके बावजूद ना जाने क्यों पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आ रही है, जिससे पब्लिक में सवाल उठने लगे थे। अखबार वाले दावा कर रहे थे कि अगर उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो अजय की हत्या का राज खुल सकता है, क्योंकि उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थी।
अखबार में छपने वाली इन खबरों से तिल मिलाकर आखिर पुलिस टीम ने मिथिलेश कुमारी को हिरासत में ले लिया और अब जांच की दिशा बदल गई। मिथिलेश और अजय के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, जिसमें हर कॉल, मैसेज और समय का रिकॉर्ड था। और इस कॉल डिटेल से पता चला कि मिथिलेश कई सिमों का उपयोग करती थी, बस ज्यादातर रात में बातें करती थी। और सबसे ज्यादा बातें मिथिलेश जिससे करती थी उसका नाम जानू था, जो रात के अंधेरे में लंबी लंबी बातों का सिलसिला चलता था। पुलिस ने जब मिथिलेश से जानू के बारे में पूछा तो वो पुलिस को झांसा देने लगी, बहाने बनाने लगी। लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ थोड़ी सख्ती की तो उसने बताया कि जानू उसका प्रेमी बाबा रामस्वरूप पाल है और जानू नाम से उसी का नंबर उसके मोबाइल में सेव है, जिससे रातों में वे गुप्त बातें करते थे। मिथिलेश की बातों से जब अवैध संबंधों का भेद खुला तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मिथिलेश ने ही बाबा की मदद से अजय को मरवाया है, क्योंकि कॉल्स में प्यार, मिलन और गुस्से की बातें साफ झलक रही थी। जब पुलिस ने मिथिलेश से बाबा के संबंधों को लेकर पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि अजय उसके और बाबा के प्रेम संबंधों में रोक लगाने लगा था। इसी की वजह से बाबा ने सुपारी देकर अजय की हत्या करा दी है। और सुपारी लेकर हत्या किसने की थी, ये बाबा रामस्वरूप ही बता सकता था। इसलिए पुलिस टीम बाबा रामस्वरूप के बारे में पता लगाने लगी। आगे की जांच में पता चला कि बाबा रामस्वरूप पाल का गुजरात में कहीं आश्रम था, लेकिन वो अक्सर सरदारपुर गांव के रामजानकी मंदिर के पुजारी प्रयागदास उर्फ पप्पू पाल से मिलने आता रहता था और दोनों के बीच पुरानी दोस्ती थी। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने बाबा प्रयागदास पर निगरानी करने के लिए अपने खास मुखबिरों को उसके पीछे लगा दिया, जो मंदिर के आसपास घूमते और हर हरकत पर नजर रखते। 15 नवंबर की शाम पुलिस टीम को किसी मुखबिर से पता चला कि मिथिलेश का प्रेमी बाबा रामस्वरूप पाल पुजारी प्रयागदास से मिलने आया है और मंदिर में छिपा हुआ है। पुलिस टीम किसी भी तरह उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, इसलिए रात 10 बजे मंदिर पर छापा मारकर बाबा रामस्वरूप पाल, पुजारी प्रयागदास और उसके साथी भांजे उद्यवीर पाल को हिरासत में ले लिया और सभी को थाना सिकंदरा लाकर अजय की हत्या के बारे में पूछताछ की गई, जहां शुरू में वे इनकार करते रहे लेकिन सबूतों के सामने टूट गए। बाबा रामस्वरूप पाल ने पुलिस को बताया कि उसके प्रेम संबंध अजय की पत्नी मिथिलेश से थे। अजय दोनों के बीच रोड़ा बनने लगा था और नशे में मिथिलेश को बेरमी से पीटता था। इसलिए मिथिलेश के कहने पर उसने अजय की हत्या की योजना बनाई। पुजारी प्रयागदास को गुजरात में एक आश्रम और 1 लाख रुपए में उसकी हत्या की सुपारी दे दी। इसके बाद पुजारी प्रयागदास ने अपने भांजे उद्यवीर के साथ मिलकर अजय की हत्या कर दी और बाबा रामस्वरूप के अपराध स्वीकार करने के बाद पुजारी प्रयागदास और उसके भांजे उद्यवीर ने भी हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। पुजारी प्रयागदास ने खून से सनी कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े भी मंदिर परिसर से बरामद करा दिए थे और उसके पास से पुलिस ने 10,000 रुपए भी बरामद किए थे, जो सुपारी के हिस्से थे। इन लोगों ने हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सभी को विधि संगत बंदी बना लिया और 17 नवंबर 2014 को थाना सिकंदरा पुलिस ने अभियुक्त बाबा रामस्वरूप पाल, पुजारी प्रयागदास पाल, उद्यवीर पाल तथा मिथिलेश कुमारी को कानपुर देहात की माती कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम द्वारा की गई पूछताछ में बाबा रामस्वरूप और मिथिलेश के अवैध संबंधों की वजह से अजय की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी कि उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के थाना सिकंदरा के गांव मानपुर के रहने वाले राजनारायण की बेटी थी मिथिलेश, जो जवानी में कदम रखते ही यीवन के अनमोल रत्नों ने मिथिलेश की देह सजानी शुरू की तो उसके सौंदर्य की चमक बिखरने लगी। उसकी गोरी त्वचा, नशीली आंखें और करवी फिगर गांव के लड़कों को मदहोश कर देती थी। राजनारायण के परिवार में पत्नी रानी के अलावा 2 बेटे ओम प्रकाश, विकास और 2 बेटियां विमलेश तथा मिथिलेश थी और राजन नारायण के पास 5 बीघा जमीन थी, जिसकी उपज से परिवार का भरण पोषण हो रहा था।
बड़ी बेटी की शादी उसने थाना मंदरपुर के अंतर्गत आने वाले गांव कोरू के रहने वाले राजेश के साथ कर दी थी। और भाई बहनों में मिथिलेश सबसे छोटी थी, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चंचल भी थी। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही मिथिलेश का हुस्न निखरा तो उसकी चमक से गांव के लड़कों की आंखें चुंधियां आने लगी। और खूबसूरती और चंचलता दोनों एक साथ हो तो बेटी बाप के लिए मुसीबत बन जाती है। मिथिलेश की सुंदरता और चंचलता ने भी माता पिता की नींद हराम कर दी थी, क्योंकि वो अक्सर लड़कों से बातें करती, छिप कर मिलती और उसकी हरकतें गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। बेटी की स्वच्छंदता से तंग आकर राजनारायण उसके लिए लड़का खोजने लगा। और ये खोज खत्म हुई अजय पर आकर, जो जिला कानपुर देहात के थाना बरोड़ के गांव हरियमों का रहने वाला था। उसके पिता का नाम रामनारायण था। अजय का एक बड़ा भाई था अनिल, और उसकी अपनी निजी बस थी जिसे वो कानपुर औरिया रोड पर चलवाता था। अजय की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। 5 जून 2002 को मिथिलेश और अजय की शादी धूमधाम से हो गई थी। क्योंकि अजय कस्बा सिकंदरा में रहता था, इसलिए मिथिलेश भी वहीं रहने लगी। और अजय मिथिलेश जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर काफी खुश था, जबकि इच्छा अनुसार पति न पाकर मिथिलेश खुश नहीं थी। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे, उसने इसे ही अपना नसीब माना और घर गृहस्थी में मन लगा लिया। विवाह के लगभग 2 सालों बाद बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने करण रखा। और करण के पैदा होने के बाद मिथिलेश के यौवन में और निखार आ गया। उसकी बॉडी और आकर्षक हो गई, स्तन भरे हुए, कमर पतली और चाल में एक मदकता जो पुरुषों को खींचती। स्वभाव से चंचल मिथिलेश का मन गृहस्थी में कम ही लगता था। जवानी में कदम रखते ही उसके संबंध अनेक लड़कों से बने थे। ऐसे में वो किसी एक का होकर कैसे रह सकती थी। उसका मन भटकने लगा। अजय का भाई अनिल उसी के साथ बस चलाता था। कभी गांव ना जाकर वो उसी के यहां रुक जाता था। और चंचल चितवन वाली हसीन मिथिलेश को वो जब भी देखता, उसे बाहों में लेने के लिए उसका मन मचल उठता। कभी मिथिलेश भी उसे देखकर मुस्कुरा देती और दोनों का शारीरिक मिलन होता। उसके पहले ही एक दिन शारीरिक छेड़छाड़ करते अजय ने बड़े भाई अनिल को देख लिया, जहां अनिल का हाथ मिथिलेश की जांघों पर फिसल रहा था और मिथिलेश की सांसें तेज थी। उसके बाद दोनों भाइयों में जमकर झगड़ा हुआ। अजय ने अनिल को नौकरी से निकाल दिया और घर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। लड़ झगड़ कर अनिल शिकोहाबाद चला गया और वहां ड्राइवरी करने लगा। अजय मिथिलेश की रंगीन मिजाजी से परेशान तो था, लेकिन उसे टूट कर चाहता था, क्योंकि अब वो उसके बेटे करण की मां थी और उसका पालन पोषण कर रही थी। करण के जन्म के 6 साल बाद मिथिलेश ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने मोहिनी रखा। प्यार से दोनों मोहिनी को छोटी कहकर बुलाते थे। अजय को लगता था कि छोटी के पैदा होने के बाद मिथिलेश सुधर गई है, लेकिन उसके भरोसे को तब ठेस लगी जब जिद करके मिथिलेश पटेल चौक स्थित एक कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर सीखने जाने लगी। कंप्यूटर सीखने को लेकर पति पत्नी में झगड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि जमकर मारपीट भी हुई। इसके बाद अजय मिथिलेश के चरित्र पर शक करने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो देर रात नशे में घर आता और बाद में बात मिथिलेश की पिटाई करता। वो मिथिलेश के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने लगा था। पति के दुर्व्यवहार से तंग आकर मिथिलेश ने उसकी शिकायत बड़ी बहन विमलेश से की, तो उसने उसे धैर्य से काम लेने तथा कोई गलत कदम न उठाने की सलाह दी। लेकिन मिथिलेश का मन पहले से ही भटका हुआ था। मई 2014 में कस्बा सिकंदरा के राजेंद्र नगर स्थित काली माता मंदिर में विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ में हवन पूजन और प्रवचन करने के लिए दूर दराज से तमाम साधु संत आए थे। उन्हीं में एक बाबा रामस्वरूप पाल भी था, जिसका आश्रम नरसिंह टेकरी गांव रजपुरा तालुका कोटस संधानी गुजरात में था। वैसे बाबा रामस्वरूप पाल मूल रूप से कानपुर देहात जनपद के थाना मंगलपुर के गांव वसवी लाडपुर का रहने वाला था। पुजारी प्रयागदास के यहां उसका काफी आना जाना था। प्रयागदास गांव सरदारपुर के राम जानकी मंदिर का पुजारी था। बाबा रामस्वरूप पाल बहुत ही चालाक और वाग्पटु था। गांव से इंटरमीडिएट करने के बाद स्नातक उसने कानपुर शहर के डीवीएस कॉलेज से किया था।
उसकी बातों में ऐसा जादू होता था कि वो जिससे भी 2-4 मिनट बातें कर लेता था, वो उससे प्रभावित हो उठता था। रामस्वरूप ने धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था, जिसकी वजह से वो धार्मिक मंचों पर प्रवचन करने लगा। उसके प्रवचनों का सुनने वालों पर चमत्कारिक प्रभाव होता था, इसलिए जल्दी ही उसे ख्याति मिल गई। फिर क्या था, उसने सामान्य कपड़े उतारकर भगवा चोला धारण कर लिया। धीरे धीरे गुजरात के संतों से उसकी जान पहचान हुई, तो उन्हीं के सहयोग से उसने गुजरात में अपना आश्रम बना लिया। सिकंदरा कस्बा के काली माता मंदिर में हो रहे यज्ञ में बाबा रामस्वरूप पाल भी शाम को प्रवचन करता था। प्रवचन सुनने मिथिलेश भी आती थी। प्रवचन के बाद बाबा रामस्वरूप महिलाओं की समस्याओं का निदान करता था। मिथिलेश अपने पति अजय से दुखी थी, इसलिए एक शाम जब महिलाएं बाबा रामस्वरूप से आशीर्वाद लेकर चली गईं, तो मिथिलेश उसके पास जा पहुंची, झुककर शीश नवाया और हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं। बाबा ने गहरी नजरों से मिथिलेश को देखते हुए कहा, देवी, मैं तुम्हारी परेशानी को भली भांति जानता हूं। तुम अपने पति से परेशान होना। हाँ बाबा, आप तो अंतर्यामी है, बिना बता ही सब कुछ जान गए। हाँ देवी, तुम्हारे पति पर बाधा है, कुछ ग्रह भी उल्टे हैं। इन्हें सुधारने और बाधा दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर पूजा करनी होगी। इस पूजा में पति पत्नी को साथ बैठना होगा। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं, पति को भी राजी कर लूंगी। इसके बाद पूजा पाठ के बहाने बाबा रामस्वरूप मिथिलेश के घर आने जाने लगा। पूजा पाठ से अजय भी प्रभावित हुआ। उसने शराब पीना कम कर दिया, धंधे में भी उसे फायदा होने लगा। इसलिए अजय भी बाबा रामस्वरूप का चेला बन गया। कहने को बाबा रामस्वरूप संत था, लेकिन उसके शरीर में वासना का डेरा था। खूबसूरत मिथिलेश को देखकर उसकी वासना जाग उठी थी, इसलिए वो उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था। दूसरी ओर मिथिलेश भी गोरे चिट्टे युवा बाबा रामस्वरूप पर फिदा हो चुकी थी। वो बाबा को जब भी देखती यही सोचती कि अगर उसका पति भी ऐसा आकर्षक और गुणवान होता तो जिंदगी मनम जैसे कटती। एक दिन बाबा रामस्वरूप मिथिलेश के घर पहुंचा तो उस समय वो घर में अकेली थी। उसने बाबा का खूब स्वागत सत्कार किया। इसके बाद वो बाबा के पास बैठी तो उसने पूछा, अजय की उम्र 40 के आसपास तो होगी ही। इतनी तो होगी बाबा, मिथिलेश ने कहा। शराब पीकर अजय खोखला हो गया है, जिससे उसके शरीर में दम नहीं रह गया। मिथिलेश ने शर्मा कर सिर झुका लिया, तो बाबा रामस्वरूप ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, तुम शर्माती हो तो और भी सुंदर लगती हो। अपनी प्रशंसा सुनकर मिथिलेश के मन की वीणा के तार झंझना उठे और होठों के गुलाब खिल उठे, जिसे भांप कर बाबा ने मिथिलेश को बाहों में भर लिया। मिथिलेश भी यही चाहती थी, इसलिए उसने भी अपनी बाहें बाबा के गले में डाल दी। बिना किसी विरोध के वो बाबा के आगोश में सिमट गई। वासना का आवेग इतना तेज था कि मिथिलेश खुद को संभाल नहीं पाई और उसके तूफान में बह गई। जहां बाबा के हाथ मिथिलेश की मुलायम त्वचा पर फिसलते गए, उसकी सांसें तेज हुई, होंठ मिले और शरीर एक दूसरे में खो गए। पसीने से लथपथ होकर वे बिस्तर पर लेटे, जहां मिथिलेश की कराहे कमरे में गूंजी और बाबा की गर्माहट ने उसे मदहोश कर दिया। बाबा की ये रासलीला शुरू हुई तो वक्त के साथ बढ़ती ही गई। आराम करने के बहाने बाबा रात में भी अजय के घर रुकने लगा। जहां रात के अंधेरे में वे चोरी छिपे मिलते, मिथिलेश की स्कर्ट ऊपर सरकती, बाबा का हाथ उसकी जांघों पर, उनकी बॉडीज एक रिदम में हिलती, वासना की महक हवा में घुलती और मिथिलेश की आहें बाबा को और उत्तेजित करती। जल्दी ही अजय को बाबा पर संदेह हो गया, क्योंकि वो बाबा का शिष्य था, इसलिए सीधे मना नहीं कर पा रहा था, लेकिन मिथिलेश से विरोध जरूर जताने लगा था। पहले संदेह था, लेकिन एक दिन मिथिलेश और बाबा की रासलीला का भांडा फूट गया। उस दिन अजय की बस खराब हो गई तो वो दोपहर में ही घर आ गया। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और करण घर के बाहर उदास बैठा था। अजय ने करण से बाहर बैठने का कारण पूछा तो उसने कहा, पापाजी घर आए, इसलिए मम्मी ने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर कर दिया है। ये सुनकर अजय को गुस्सा आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद मिथिलेश ने दरवाजा खोला। सामने पति को देखकर वो घबरा गई
उसने हकलाकर पूछा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, बस खराब हो गई क्या? मिथिलेश मात्र पेटीकोट ब्लाउज पहने थी, उसके बाल भी उलझे हुए थे। उसकी दशा देखकर अजय समझ गया कि वो बाबा के साथ क्या कर रही थी। जहां बाबा का शरीर मिथिलेश पर चढ़ा हुआ था, होंठ मिले हुए और कमरे में पसीने की गंध फैली थी। अजय उसे धक्का देकर अंदर पहुंचा तो बाबा रामस्वरूप कमरे में बैठा धार्मिक पुस्तक लिए पढ़ने का ढोंग कर रहा था। गुस्साए अजय ने बाबा के सामने ही मिथिलेश की पिटाई कर दी और बाबा से साफ साफ कह दिया कि वो उसके घर ना आया करें, क्योंकि उसे लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही है। हाथों पकड़े जाने के बाद बाबा रामस्वरूप ने अजय के घर आना जाना बंद कर दिया, जिससे मिथिलेश और उसका मिलन बंद हो गया। मिथिलेश बाबा रामस्वरूप की दीवानी थी, इसलिए उसने प्यार में बाधक बनने वाले पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मिथिलेश ने अपने प्रेमी बाबा रामस्वरूप से मिलकर कहा, बाबा जी, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जबकि मेरा पति तुमसे मिलने नहीं दे रहा, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम उसे रास्ते से हटा दो। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, बाबा ने मिथिलेश को आश्वासन दिया। इसके बाद बाबा रामस्वरूप सरदारपुर गांव स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी प्रयागदास से मिला और उसे 1 लाख रुपए तथा गुजरात में एक आश्रम देने की बात कहकर अजय की हत्या की सुपारी दे दी। पुजारी प्रयागदास ने रुपयों और आश्रम के लालच में सुपारी ले ली। पुजारी को 2000 रुपए एडवांस देकर बाबा रामस्वरूप गुजरात स्थित अपने आश्रम चला गया। अजय की हत्या की सुपारी लेने के बाद पुजारी प्रयागदास ने अपने भांजे उद्यवीर को योजना में शामिल कर लिया। उद्यवीर जिला औरैया के गांव पड़िंग का रहने वाला था। भोगनीपुर में उस पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा चल रहा था। मुकदमे की पैरवी के लिए उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल हुआ था। 2 नवंबर 2014 की शाम पुजारी प्रयागदास ने अजय को मुगल रोड स्थित मानववादी विद्यालय के पास जरूरी काम के नाम पर बुलाया। क्योंकि अजय और पुजारी प्रयागदास दोनों एक दूसरे को जानते थे और उनमें शिष्य गुरु का नाता था, इसलिए अजय ने आने से मना नहीं किया। अजय ने आने के लिए हामी भर ली तो पुजारी प्रयागदास कुल्हाड़ी तथा दाबी को बगल में दबाकर ऊपर से कंबल ओढ़ लिया और भांजे उद्यवीर के साथ वहां पहुंच गया। थोड़ी देर बाद अजय आया तो नशे में धुत था। पुजारी के कहने पर उसने फिर से शराब पी, जिससे वो भयंकर नशे में हो गया। इसके बाद पुजारी प्रयागदास और उद्यवीर उसे कचनार की मर्रिया गांव की ओर गए संपर्क मार्ग पर लेकर चल पड़े। निन्होरा गांव के पास पहुंचकर उद्यवीर ने पीछे से लात मारकर अजय को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद पुजारी प्रयागदास ने अजय के दोनों हाथ पकड़ लिए तो उद्यवीर ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने में उद्यवीर के कपड़े खून से सन गए। अजय की हत्या करने के बाद पुजारी प्रयागदास ने ये जानकारी बाबा रामस्वरूप को दे दी। पुजारी प्रयागदास और उद्यवीर ने खून से सने कपड़े और कुल्हाड़ी मंदिर परिसर में छिपा दी और निश्चिंत होकर रहने लगे। लेकिन अखबारों में मामले को लेकर खबरें छपी तो पहले मिथिलेश पकड़ी गई, उसके बाद सारे हत्यारे पकड़े गए। ये कहानी दिखाती है कि कैसे वासना की एक चिंगारी नफरत की आग बनकर एक परिवार को तबाह कर देती है, जहां प्यार की आड़ में छिपी साजिशें जिंदगियां लील जाती है और सालों पुरानी जड़ें आखिरकार सब कुछ बर्बाद कर देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।